औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑटोमेटा थ्योरी का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्जेंस सीखेंगे कि कैसे हम एक गिवन डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। So far we have learned how to construct epsilon NFA from a regular expression, then how to convert epsilon NFA to NFA, and then NFA to DFA conversion, and finally DFA to minimum DFA। ठीक है, ये सारी जर्नी है ये हमने अभी तक की हुई है कि एप्सिलॉन NFA हम रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर एप्सिलॉन NFA को NFA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम DFA को MDFA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए कैसे बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये आप लोग यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए कैसे बनाएंगे। ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमें ये वाला पार्ट जो है ये आज करना है। ठीक है, बाकी सब हमने किए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन के हमारे पास दो तरीके हैं, एक ब्रूट फोर्स तरीका है और एक जो है ऑर्डिनेंस थ्योरम है। ब्रूट फोर्स तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। If there is a loop in the DFA, then it represents closure of all transitions values in the loop। ठीक है, अगर हमारे पास कोई DFA के अंदर एक लूप है, सेल्फ लूप है या नंबर ऑफ स्टेट्स के दरमियान लूप है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर क्लोजर है जब सब स्टेट्स होंगे इनसाइड उन सब का। If there is branching from a state, then represents एंड, यानी प्लस ऑपरेटर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हमारे पास कोई ब्रांचेस है, नंबर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम अ स्टेट है। If a state is followed by another state, then it shows concatenation of the two सब DFAs। सब DFAs का जो concatenation है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, one followed by another। एग्जाम्पल से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख लें ए स्टेरिक। अगर सिंपल केस में हम ए स्टेरिक के लिए कहें तो ए स्टेरिक से लूप जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, एक स्टेट से अपने आप पर वो आ रहा है और एज पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, लिहाजा ये सिंपलेस्ट केस है ए स्टेरिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली अगर यहाँ पर जो एज हो उस एज पर ए और बी हो तो इसका मतलब है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी होल स्टेरिक हो जाएगा। ये आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ए और बी हो लेकिन इस तरह का लूप हो, ठीक है, तो ए से स्टार्ट हो और आगे यहाँ से फिर क्या हो, बी पर इधर आया हो, तो ये हमारे पास कौन सी लूप है, ये है ए फॉलोड बाई बी। ठीक है, और चूंकि इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, यहाँ पर थोड़ा सा जेन को इस्तेमाल करना पड़ता है, ए प्लस बी ए बी और होल स्टेरिक, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट भी है। ये जो फाइनल स्टेट है ये इनिशियल स्टेट भी है, लिहाजा लैम्डा इज अ वर्ड जनरेटेड बाय दिस लैंग्वेज, तो उसके लिए हम इस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा इसको चेंज कर लें तो चेंज करने के बाद हमारे पास जो नया शेप है वही आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये क्या क्या प्लस को मैंने यहाँ से यहाँ पर ले आया तो अब हमारे पास बी इसका एक वर्ड जनरेट हो रहा है, बी है। ठीक है, उसके बाद जो भी वर्ड जनरेट हो रहे हैं वो क्या है, वो ए बी से हैं। ठीक है, या ए बी उसमें जीरो इंस्टेंस होंगे या फिर नहीं होंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट लिया और ए की बी को मैंने रीड किया तो ये मेरे पास एक वर्ड है क्योंकि मैं फाइनल स्टेट पर होऊंगा। लेकिन अगर उसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो उस सिचुएशन में मेरे पास क्या होगा, ए फॉलोड बाई बी, ए बी ए बी ए बी, इस तरह की लैंग्वेज होगी। लिहाजा आगे इसके क्या है, ए बी होल स्टेरिक हो गया। तो बी फॉलोड बाई ए बी स्टेरिक के लिए इस तरह का जो डीएफए वो होता है। अब नेक्स्ट डीएफए हमारे पास जो दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं, ब्रांचेस में वाजी हुई हैं कि एक्स से ए और बी। ठीक है, अब हमने फाइनल तक ब्रांचेस देख लेंगे, फाइनल से कौन कौन से रास्ते जाते हैं। एक हमारे पास फाइनल को रास्ता जाता है ये वाला, तो ये क्या हुआ, ये ए हो गया, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, दूसरा जो हमने रास्ता देखा है वो क्या है, वो ये भी हो सकता है यहाँ से जाके फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ से जाए, तो ये है ए बी बी। ठीक है, ए बी बी आर। थर्ड जो पॉसिबल रास्ता है हमारे पास वो क्या है, बी और बी।
तो ये हमारे पास ब्रांचेज हैं, जो नंबर ऑफ पाथ्स हैं उनको हम प्लस में लिखते हैं कि या तो इस रास्ते से या इससे हम फाइनल स्टेट पर पहुंच सकते हैं। लूप अगर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर कोई इस तरह लूप हो तो फिर हम उसके साथ स्टेरिक लगा सकते हैं। तो हमारे पास था ब्रूट फोर्स तरीका, जो ज़्यादातर उसमें हम अपने जो इंट्यूटिव है और अपने दिमाग है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो अर्डन्स थ्योरम है। अर्डन्स थ्योरम के जरिए हम किसी डीएफए को रिगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अर्डन्स थ्योरम को स्टेट करेंगे, उसका स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद उसको प्रूव करेंगे और उसके बाद डीएफए से रिगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अर्डन्स थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ इट स्टेट्स दैट if P and Q are two expressions, अगर हमारे पास P और Q टू रेगुलर expressions हों, एक का नाम मैंने P रखा और एक का नाम Q रखा, with P doesn't contain empty string, जबकि P में empty string ना हो, ठीक है, P में empty string नहीं होना चाहिए, then there is combinational equation, अगर इसका कोई combinational equation इस तरह है कि R is equal to Q plus RP, ठीक है, ये R जो है एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्यों प्लस आर पी, अगर इस तरह कोई इक्वेशन है तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होता है, और वो सोल्यूशन क्या होता है कि R इज इक्वल टू क्यों पी स्टेरिक, क्यों पी स्टेरिक इस तरह की इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर P क्यों R अगर हमारे पास 3 रेगुलर एक्सप्रेशंस हों, ठीक है, या मैं सिर्फ ये कहता हूँ P क्यों 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस हों और उनके कम्बिनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, उनके कम्बिनेशनल इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा कि R इज इक्वल टू क्यों पी स्टेरिक, यानी क्यों पी स्टेरिक अगर हम R की जगह पुट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है, बाकी क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है इसीलिए मैं कह सकता हूं कि बाकी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता R के लिए। R को मैं अगर क्यों पी स्टेरिक ही रखूंगा तो तब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो सिर्फ एक सोल्यूशन है और वो क्या है कि R की जगह क्यों पी स्टेरिक रखना होगा। रख लेते हैं सपोज मेरे पास S एक एक्सप्रेशन है ए, और क्या है ए बी प्लस एस इंटू ए प्लस बी, एस इंटू ए प्लस बी। अब समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास R है, तो R इज इक्वल टू क्यों, ये हमारे पास क्यों हो गया प्लस R इंटू पी, तो R और आगे क्या हो गया P हो गया। तो अगर इस तरह इक्वेशन हमारे पास हो उसका सोल्यूशन हम दें तो सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन ये होगा कि क्यों पी स्टेरिक, R इज इक्वल टू क्यों पी स्टेरिक, तो R हमारे पास चूंकि S है लिहाजा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्यों और पी स्टेरिक, क्यों हमारे पास ए बी है तो ये देखिए ए बी और फॉलोड बाई क्या पी स्टेरिक, पी हमारे पास क्या है ए प्लस बी है तो ए प्लस बी होल स्टेरिक हो गया। लिहाजा ये हमारे पास सोल्यूशन है, ये जो है ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। अबव इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो ये है कि इसकी जगह हम ये चीज रखते हैं तब इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है वरना नहीं हो सकता, और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन है वो यही है। अब इसी इक्वेशन में मैं R इज इक्वल टू क्यों प्लस आर पी की जगह, क्यों इज इक्वल टू आर पी की जगह मैं R इज इक्वल टू क्यों पी स्टेरिक, मैंने कहा कि ये सोल्यूशन है, ठीक है, मैंने क्या कहा कि R इज इक्वल टू क्यों पी स्टेरिक सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, लिहाजा मैंने R की जगह क्यों पी स्टेरिक रख दिया, तो R इज इक्वल टू यानी क्यों पी स्टेरिक इज इक्वल टू क्यों जो कि इक्वेशन का था प्लस आगे क्या था प्लस आर पी, ठीक है। R की जगह मैंने क्या रखना है क्यों पी स्टेरिक रखना है, ये देखें आप इसको इन दोनों कंबाइन करें तो R की जगह मैंने क्या रखा है क्यों पी स्टेरिक, आगे क्यों क्योंकि उसको तो अपनी जगह पर लाना है, और आगे हमारे पास R था तो R की जगह मैंने क्यों पी स्टेरिक रखना है क्योंकि मैंने कहा है कि ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है, लिहाजा मैंने क्यों पी स्टेरिक हर R की जगह पुट करना है। अब इसको अगर मैं सैंपल कर लूं इस राइट हैंड साइड को तो यहां पर आप देख सकते हैं कि P मल्टीप्लाइड बाई पी स्टेरिक, P मल्टीप्लाइड बाई पी स्टेरिक की हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की जो प्रॉपर्टीज थी वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि P डॉट पी स्टेरिक जो होता है वो P पावर प्लस यानी P का जो क्लोजर होता है प्लस पर वो होता है, ठीक है, P प्लस ये इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। P डॉट पी स्टेरिक जो है P प्लस के यानी कोई भी A डॉट ए स्टेरिक इज इक्वल टू A प्लस, ठीक है। तो क्यों प्लस क्यों और P प्लस आ गया।
अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं क्यों कॉमन कर सकता हूं। तो अगर मैं इनसे दोनों से क्यों कॉमन लेता हूं, तो अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंडर अगर क्यों है और क्यों यहां से चला गया, तो इधर कौन सा सिंबल रहता है, यहां पर लेमडा रह जाता है, यानी कोई यहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग रह जाता है लेमडा, लेमडा और प्लस आगे क्या आ जाएगा, क्यों तो चला गया है, पी प्लस रहता है, तो P प्लस यहाँ पर रह जाएगा। अब लेमडा प्लस P प्लस प्लस जो है ये हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, P स्टेरिक के बराबर होता है। ये आपको पता होगा कि ये मैंने आपको उस जो प्रॉपर्टीज थी रेगुलर एक्सप्रेशंस की वहां पर बताया था कि P प्लस प्लस लेमडा इज इक्वल टू P स्टेरिक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं P स्टेरिक लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस जगह में P स्टेरिक, तो क्यों P स्टेरिक आ गया। अब क्यों P स्टेरिक हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास था वो क्या था, क्यों P स्टेरिक था, तो लिहाजा इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ के हम आर्डन थ्योरम को जो है आर्डन थ्योरम के सोल्यूशन को उस इक्वेशन में पुट करके साबित कर सकते हैं। अच्छा, इस थ्योरम को हम कहां पर यूज कर सकते हैं, दिस थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द फाइनाइट ऑटोमेटा हैज ओनली वन इनिशियल स्टेट। ठीक है, एंड देयर इज नो एप्सिलॉन एज इन इट, एप्सिलॉन एज नहीं होना चाहिए और सिर्फ वन इनिशियल स्टेट होगा, तो उस किस्म के फाइनाइट ऑटोमेटा वो जाहिर सी बात है कि डीएफए ही होगा। ठीक है, अगर जहां एप्सिलॉन नहीं होगा। अब ये भी हो सकता है कि ये एनएफए हो, ठीक है, मिनिमम स्टेट वाला एनएफए हो, लेकिन हम इसको इमेजिन कर रहे हैं कि वो डीएफए है। ठीक है, क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, आर्डन थ्योरम को प्रूव करते हैं कि कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ये पहले जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया वो तो हमने सिर्फ उसके सोल्यूशन को उस इक्वेशन में पुट किया कि क्या वाकई ये सोल्यूशन है या नहीं, तो वो तो था। अब वो यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, तब मैंने जो है ना ये प्रूफ करना है। तो जैसे हमने लिखा कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू क्यों प्लस आर पी, ये है। अब इस आर की जगह मैंने एक बार फिर क्यों प्लस आर पी पुट करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r इन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इन r की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में r की जगह मैंने क्या लगाना है, क्यों प्लस rp लगाना है। तो क्यों ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, प्लस ये हमारा पास क्या था, ये हमारे पास था rp, तो r की जगह मैंने क्या लगाया, क्यों प्लस rp लगा लिया, और ये बाहर वाला p जो था वो तो ऊपर वाला ये वाला था, लिहाजा वो अपनी जगह आ गया। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। सो r इज इक्वल टू क्यों प्लस क्यों p या p क्यों, ठीक है, इसको हम p क्यों लिख लेते हैं, प्लस आर पी स्क्वायर। सही। अच्छा, एक बार फिर मैं इस r की जगह क्यों प्लस आर पी लगा लेता हूं, क्यों प्लस आर पी इसकी जगह लगा लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन अगेन। तो हम क्या, क्यों प्लस पी क्यों, ये तो पहले वाला है, और इस r की जगह क्या आ गया, क्यों प्लस आर पी आ गया, और इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो क्यों प्लस पी स्क्वायर क्यों प्लस आर पी क्यू। ठीक है, वंस अगेन हम इसको यहां पर पुट करते जाते हैं। ठीक है, कई बार हम इस तरह पुट करते हैं, तो इससे क्या जाएगा, अगर r की जगह में क्यों प्लस आर पी फिर से लगा लूं तो मेरे पास प्रश्न बन जाएगा क्यों प्लस पी स्क्वायर क्यों प्लस क्यों पी क्यूब प्लस आर पी 4 एंड अप टू सो ऑन। मतलब अगर मैं इन्फिनिट तक जाऊं, बहुत ज्यादा इस इटरेशन को रिकर्सिवली रिपीट करता जाऊं, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा इस तरह का होगा कि क्यों प्लस पी स्क्वायर क्यों प्लस क्यों पी क्यूब प्लस क्यों p4 एंड प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब इस जो सारे टर्म्स हैं उनमें हमारे पास क्या है, क्यों कॉमन है, तो मैंने एक क्यों को कॉमन कर लिया। अब जब एक क्यों को मैंने कॉमन किया तो अंदर मेरे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन प्लस पी प्लस डबल पी प्लस ट्रिपल पी प्लस। अब ये पी स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो ये है कि अगर मेरे पास एक अल्फाबेट है 3 और 3 के ऊपर मैं स्क्वायर लेता हूँ, तो वो जो मैथमेटिक्स में तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कि 3 3 9, हम उसको एज ए मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर रियल एक्सप्रेशन मेरे पास है कि एक अल्फाबेट है और उसकी पावर 2 है, तो इट मींस कि ये एक वर्ड जनरेट कर रहा है जिस वर्ड में 3 2 बार है। ठीक है, तो इसको मैं 3 3 लिखता हूँ। अब ये 3 3 कहेंगे, 33 नहीं कहेंगे। ठीक है, इस तरह अगर 4 होगा तो 4 4, अगर ए होगा तो ए। ठीक है, अब यहां पर आप इस ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं कि एप्सिलॉन हो, एक बार पी हो या 2 बार पी हो या 3 बार पी हो या कितनी बार भी पी हो। तो ये तो डिफिनेशन है पी स्टेरिक का, यानी क्लोजर का जो मैंने डिफिनेशन आपको बताया था
आप वो एक्सप्रेशन वाला लेक्चर देख लें तो वहाँ पी स्टेरिक का जो डिफिनीशन था, पी का जो क्लोजर था, उसकी डिफिनीशन आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर क्या था, लैम्डा जो एम्प्टी स्ट्रिंग था, एप्सिलॉन या लैम्डा, ठीक है, लैम्डा फॉलोड बाई 1p 2p और 3p और सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास था पी स्टेरिक का क्या इक्वेशन। अब इस पूरे ब्रैकेट की जगह में पी स्टेरिक लगाऊं तो r इज इक्वल टू क्यों पी स्टेरिक, लिहाजा हमने प्रूव कर लिया कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि r इज इक्वल टू क्यों पी स्टेरिक, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी तक था कि आर्डन थ्योरम क्या है, आर्डन थ्योरम हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं। अब हम आर्डन थ्योरम को यूज करके एक डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, उसके लिए कंसिडर करें मेरे पास एक ये दिया हुआ डीएफए है, ठीक है। ये मैंने पिछले 2 क्लासेस में इसको इस्तेमाल किया हुआ है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ सकें। अच्छा, इसमें हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4, जहां पर 1 इनिशियल स्टेट है और 2 इसमें फाइनल स्टेट है, सब ट्रांजिशन दिए हुए हैं। और इसमें एक ट्रैप स्टेट भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या डेड स्टेट भी है जो 3 है कि वहां से एंटर होकर फिर वापस नहीं निकल सकता और कोई वर्ड एक्सेप्ट भी नहीं होगा। अच्छा, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एवरी स्टेट। सबसे पहले हमने ऐसा करने के लिए क्या क्या करना होगा, हर स्टेट के लिए एक इक्वेशन फाइंड करनी होगी। हर स्टेट के लिए एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब एक स्टेट के लिए हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कितने स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, तो मेरे पास कितनी इक्वेशंस होंगी, 4 इक्वेशंस होंगी, क्योंकि हर स्टेट के लिए एक इक्वेशन मैं बनाऊंगा। लेकिन कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए आप ये देखिए कि किसी स्टेट आई के लिए क्यों आई मतलब ith स्टेट के लिए जो इक्वेशन होगी इज इक्वल टू सम j इक्वल टू 1 टू n क्यों जे आई वेयर क्यों आई जो है क्या है, ith स्टेट है। और ऑफ कोर्स क्यों j जो है jth स्टेट हो गया। और उसके साथ जो आर जे आई हो गया, ये क्या है, लेबल फ्रॉम jth स्टेट टू दी ith स्टेट। jth नंबर स्टेट से ith नंबर स्टेट पर जो इनकमिंग एज है उस पर जो लेबल होगा उस लेबल को हम आर जे आई कहेंगे, सही। अच्छा, तो देख लेते हैं कि ये आप देख लें Q1। अगर हम Q1 के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो Q1 के लिए हम इक्वेशन जो बनाएंगे वो क्या होगी, वो होगी कि फॉर एग्जांपल Q1 से एक एज Q1 पर आ रही है किसी इनपुट के लिए, ठीक है। मैंने सेट इसलिए लिखा है कि मल्टीपल एजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो Q1 से जो लेबल है अपने आप ऊपर जो एज आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली प्लस Q2 जो सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पर जो एज आ रहा है उसका सिंबल, और वो सिंबल्स ऑफ कोर्स सेट भी हो सकता है, इसलिए मैं सेट फार्मूला में लिखा है। इस तरह Q3 वो स्टेट जिससे स्टेट 1 पर एज आ रहा है और मल्टीप्लाइड बाई वो सेट ऑफ सिंबल्स जिन सिंबल्स के लिए एज आ रहा है, एंड अप टू सो ऑन। और अगर ये हमारे पास इनिशियल स्टेट हो तो फिर हम एप्सिलॉन प्लस भी लगाएंगे, एप्सिलॉन भी साथ लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये स्टेट जिसके लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं वो इनिशियल स्टेट हो तो हम उसके साथ इक्वेशन में एप्सिलॉन भी आखिर में लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले मैं Q1 के लिए बना लेता हूँ। तो Q1 इज इक्वल टू, अब देखें Q1 हमारे पास क्या है, Q1 में इनकमिंग एजेस किस किस स्टेट से आ रही है। यहां पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक स्टेट से, Q4 से। तो Q4 वो स्टेट जिससे एज आ रही है मल्टीप्लाइड बाई वो लेबल जिस लेबल से क्या हो रहा है, जिस लेबल से ट्रांजिशन हो रहा है इस स्टेट के ऊपर। तो ये हो जाएगा Q4 मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। Q4 मल्टीप्लाइड बाई ए। Q4 हमारे पास वो स्टेट हो गया जिससे इस पर ए जा रही है, और ए वो सिंबल जिससे ट्रांजिशन हो रहा है। अच्छा, अब हम स्टेट नंबर 2 के लिए इक्वेशन बनाए Q2 के लिए। अच्छा, यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जो Q1 स्टेट है वो मेरे पास इनिशियल स्टेट है इसलिए। अच्छा, मैं Q2 के लिए बना रहा हूँ तो Q2 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकमिंग एजेस वाले स्टेट्स देखें।
किस किस स्टेट से यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। तो स्टेट नंबर 4 से हो रहा है और स्टेट नंबर 2 से हो रहा है इटसेल्फ, ठीक है। ये बी वाला जो है ना, तो इसमें इनकमिंग एजेस जो हैं एक 2 से आ रही है और एक 4 से आ रही है। अब देखें 2 से जो एज आ रही है तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि ये स्टेट नंबर 2 से आ रही है और बी पर आ रही है, तो Q2 बी लिखेंगे, Q2 बी लिखेंगे कि स्टेट नंबर 2 से बी पर एक यहाँ पर एंटर हो रही है। ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन लाइन बन गई। सिमिलरली जो नेक्स्ट है, अच्छा एक ए से बी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेट नंबर 1 से बी इसमें यहाँ पर आ रही है, जो ग्रीन लाइंस आ गई हैं, ठीक है। प्लस Q1 से अगर हम ए रीड करेंगे तो Q2 पर आएंगे, प्लस Q4 से अगर बी रीड करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। तो इसका भी इक्वेशन हो गया प्रिपेयर। अब हम क्या करेंगे, Q3 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। Q3 पर जो एजेस आ रहे हैं, एक तो 2 से आ रहा है और 2 एजेस आ रहे हैं Q3 से अपने आप पर, तो ये हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप, ये दो जो ग्रीन हो गई, Q2A और प्लस Q3 से ए पर प्लस Q3 से बी पर भी। तो ये हमारे पास हो गए तीनों के इक्वेशन। अब चौथे Q4 की इक्वेशन हमें बनानी है। सो Q4 स्टेट के ऊपर आप देखें तो सिर्फ बी से ही, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला सिर्फ जो बी जो ग्रीन हो गया, तो ये है स्टेट नंबर Q1 से बी पर, ठीक है, Q1 से बी पर। और यूं हमारे पास चारों इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, प्रिपेयर हो गई। अच्छा, इनको आप साफ साफ लिख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, तो अब हमारे पास जो 4 इक्वेशंस आ गई हैं, इनको हमने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। और ऐसे सॉल्व करना है जब हर इक्वेशन उसमें क्या हो जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए, कोई इक्वेशन ऐसी ना हो जो मिस हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेता हूँ, Q1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q4A, ठीक है, एप्सिलॉन प्लस Q4A। अब मैं क्या करता हूँ, Q4, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ अपनी इस वाली इक्वेशन में Q4 की जगह, ठीक है। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एन एट, यानी Q4 की जगह मैं Q1B यहाँ पर लगाना चाहता हूँ इस Q4 की जगह। तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह आ जाएगी, Q1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q1B इनटू A। अच्छा, लेकिन जब मैं इधर पहुंचता हूं तो मेरे पास जो अर्डन्स थ्योरम था उसने मुझे कहा था कि अगर कोई इस तरह की एक्सप्रेशन हो, आप देख सकते हैं कि ये वो R है, ठीक है, ये R है, ये वो P है, सॉरी क्यों है, और ये फिर से R हो गया, और आगे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, ये हो गया P। अगर इस तरह सिचुएशन हो, ये आप देख सकते हैं इक्वेशन यहाँ पर कि R इज इक्वल टू क्यों प्लस आर पी अगर हो, तो इट इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू क्यों P आप लिख सकते हैं इस तरह की इक्वेशंस को। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, Q1 इज इक्वल टू बी ए होल स्टेरिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन अगर चाहे लगाएं आप या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैलकुलेशन में एप्सिलॉन की कोई कदर नहीं होती। तो एप्सिलॉन जो क्यों था और मल्टीप्लाइड बाई पी स्टेरिक, तो पी हमारे पास क्या था, बी ए था, तो बी ए होल स्टेरिक हो गया। ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। अब मैंने क्या करना है, और इक्वेशंस को भी साथ लेने हैं। अब यहाँ पर इसको इस सोल्यूशन पर मैंने क्या करना होगा, इक्तिफा नहीं करना होगा, यहाँ पर मैंने स्टॉप नहीं करना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो सोल्यूशंस जो इक्वेशंस यूज हुई हैं वो सिर्फ 2 इक्वेशंस यूज हुई हैं। हाँ, जो इक्वेशन Q1 की इक्वेशन होगी वो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन भी होगा, प्रोवाइडेड दैट, इस शर्त पर कि अगर सारी इक्वेशंस जो हैं वो उस सोल्यूशन में शामिल हों। तब मैं क्या करता हूँ, Q4 को लेता हूँ, Q4 इज इक्वल टू Q1B है। अब मैं Q1 की जगह क्या लगा लेता हूँ, Q4A। नाउ यूजिंग 1n, ये वाली इक्वेशन में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि Q4A प्लस एप्सिलॉन को मैं लेके यहाँ पर Q1 की जगह लगा लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, Q4 इज इक्वल टू Q4A प्लस एप्सिलॉन, और B जो रेड में लिखा है ये वही है। अब इसको थोड़ा सिंपल करके यूं लिख सकते हैं कि Q4 इज इक्वल टू बी, जो अंदर आ जाएगा तो बी एप्सिलॉन बी हो जाएगा, और Q4AB, ठीक है। ये अब देखें तो एक बार फिर ये हमारे पास ऑर्डन थ्योरम की इक्वेशन के फॉर्म में है कि R इज इक्वल टू, ये वही R हो गया, इज इक्वल टू क्यों, तो क्यों की जगह ये हो गया, इज इक्वल टू R, ये R हो गया, और ये आगे P हो गया, क्योंकि ये Q4 और Q4 एक जैसे हैं तो इसको मैंने R लाना है, ठीक है, इनको एक जैसे करना ही है क्योंकि ये R ही है।
तब हमारे पास इसको हम रिजल्ट नंबर 2 इसे ला सकते हैं आर्डन थ्योरम से कि क्यों 4 यानी R इज इक्वल टू क्या था, क्यों P स्टेरिक, तो क्यों और P A भी था तो क्यों P, ये हो गया हमारे पास क्यों 4 का रिजल्ट जो है वो भी हमें क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्यों 2। अब क्यों 2 की आप इक्वेशन देखें, क्यों 2 इज इक्वल टू क्यों 2B प्लस क्यों 1A प्लस क्यों 4B। अब जो पिछले रिजल्ट मैंने क्यों 1 और क्यों 4 के बनाए हैं उनको मैं लेके इस इक्वेशन में लगा सकता हूं। तो क्यों 1 और क्यों 4 की वैल्यूज में लेके यहां पर जब लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं क्यों 1 की जगह बी ए होल स्टेरिक और प्लस क्यों 4 की जगह बी ए बी होल स्टेरिक, ये वाला। अब इसको थोड़ा मैं सिंपल कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बी ए स्टेरिक ए, बी ए स्टेरिक ए, ये वाला जो था इसको मैंने आगे ले गया, ठीक है, और प्लस उसके साथ बी ए बी स्टेरिक बी, ये पूरा पार्ट, और क्यों 2B को मैंने सबसे बाद में ले गया यहां पर। अब अगर मैं देखूं तो ये एक बार फिर अर्डन थ्योरम के फॉर्म में है, ये R है तो ये भी R है, क्यों 2 यहां पर है तो ये भी R है, ठीक है, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, क्यों है, और ये क्या है, ये P है। तो इसका सोल्यूशन मैं लिख सकता हूं और सोल्यूशन क्या होगा, क्यों यानी ये पूरा एक्सप्रेशन और मल्टीप्लाइड बाई P स्टेरिक यानी B स्टेरिक, ठीक है। तो R इज इक्वल टू यानी क्यों 2 इज इक्वल टू बी ए होल स्टेरिक ए प्लस बी ए बी होल स्टेरिक बी, ये जो क्यों वाला पार्ट था, एंड कंकैटिनेटेड विद बी स्टेरिक यानी पी स्टेरिक था तो पी की जगह बी है तो बी स्टेरिक। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया। अब मैंने बात आपको ये कही थी कि मैं आखिर में कुछ कहूंगा। बात यह है कि मैंने कहा था कि अगर सारी इक्वेशंस हमने यूज नहीं की तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने अगरचे इक्वेशन नंबर 3 का सोल्यूशन इसमें नहीं डाला, फिर भी हमारे पास जो इक्वेशन है ये परफेक्ट इक्वेशन है, आप इसको चेक कर सकते हैं, इसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है। बात यह है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल डीएफए में ट्रैप स्टेट हो, ये आप देख सकते हैं ट्रैप स्टेट है, अगर ट्रैप स्टेट हमारे पास डीएफए में हो तो उस वाली इक्वेशन को हम भला ना भी शामिल करें कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसको बल्कि उसको हम शामिल करेंगे नहीं, उसको नहीं शामिल करेंगे, और अगर हम उसको शामिल करते हैं तो हम वो लैंग्वेज वो एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे जो इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट या इस लैंग्वेज का मुकम्मल मुतजाद जो है वो जनरेट करेगी। मतलब ये एक्सप्रेशन ये जो डायग्राम है हमारे पास डीएफए है, ये जिस लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, ठीक है, जिस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, अगर हम ऐसा एक्सप्रेशन बनाए जिसमें ट्रैप ना हो तो फिर वो एक्सप्रेशन इसी लैंग्वेज को जनरेट करेगा। लेकिन अगर हम ट्रैप को भी साथ में मिलाएं तो वो ऐसी लैंग्वेज L1 बनाएगा जो इसके बिल्कुल अपोजिट होगी, जो L की यानी जो वर्ड्स L रिजेक्ट करेगा वो एक्सप्रेशन उन वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फर्ज करें मैं आपको ट्राई कर लेते हैं कि मैं क्यों 3 को भी ले लेता हूं, तो क्यों 3 हमारे पास क्या है, A2A प्लस क्यों 3A प्लस B, ठीक है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्यों 3 को कॉमन करके A प्लस बी आपने ले लिया। अब आपने क्या किया, अब आपने क्यों 2 की जगह उसकी वैल्यू लगा ली, क्यों 2 जो हमने एक्सप्रेशन में यहां पर बनाई थी उसको हमने उठा के यहां पर रख दिया B की जगह, क्यों 2 की जगह, और फॉलोड बाय ये वाला A, ठीक है, ये A यहां पर आ गया, और प्लस क्यों 3 इंटू A प्लस B। अब आप देखें तो ये पूरा एक बार फिर से क्यों बन गया है, ये पूरा एक बार फिर से क्यों बन गया है, और ये इस बार बन गया है P, और ये हमारे पास दोनों एक जैसे हैं तो ये R हो गए हैं। इनको हम आर्डन थ्योरम से अगर सिंपल कर लेते हैं तो क्यों 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यों इनटू P होल स्टेरिक। अब आप चेक कर लें कि इस एक्सप्रेशन से कोई भी वर्ड आप जनरेट करो, कोई भी वर्ड आप जनरेट करो तो वो वर्ड इस ये फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन से आप कोई भी वर्ड जनरेट करो तो उस वर्ड को ये वाला डीएफए एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये वाला इक्वेशन है ये कौन से स्टेट का है, ये उस स्टेट का है जो हमारे पास ट्रैप स्टेट था डीएफए में, और ये हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट का की जो इक्वेशन है वो है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने याद रखना होगा कि अगर आपने अर्डन थ्योरम को यूज़ करके एक डीएफए को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप लोगों ने ट्रैप स्टेट की इक्वेशन का सलूशन भला आप ना ही शामिल करें, आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो परफेक्ट मिलेगी। अगर आपने ट्रैप स्टेट के लिए इक्वेशन आखिर में बना ली
तो वो सारे उन वर्ड्स को जनरेट करेगा, वो एक्सप्रेशन उन वर्ड्स को जनरेट करेगा जो वर्ड्स उस लैंग्वेज के अपोजिट हो, उसमें बिल्कुल ना हो। मिसाल आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन में बी को तो लेना ही है क्योंकि बी पर तो कोई चॉइस नहीं है ना, सॉरी बी, हाँ फॉर एग्जाम्पल आपने इस पार्ट को लेना है या आपने इस पार्ट को लेना है, फॉलोड बाई कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने एक ए लेना होगा और आखिर में फिर कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को ले लेता हूँ, तो इसको मैं ले लेता हूँ तो बी आ जाएगा, और ए बी की जगह मैं कुछ नहीं लेता क्योंकि स्टेरिक है तो मैं लैम्डा ले लेता हूँ। आगे दूसरा बी मैंने लिया, बी स्टेरिक जो है इस पे मैंने कुछ नहीं लिया, इस वाले पर मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ से, और आगे से ए तो मैंने लेना ही होगा। अब ये मेरे पास एक ऐसा वर्ड है, यहाँ से भी मैं कुछ नहीं ले रहा आखिर में, तो ये एक ऐसा वर्ड है जो मेरे पास इस एक्सप्रेशन ने जनरेट किया है। लेकिन आप इस एक्सप्रेशन को अगर फाइनाइट ऑटोमेटा पर देखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखें बी बी ए, बी यहाँ से बी, यहाँ से ए, एक्सेप्ट किया नहीं, तो रिजेक्ट स्टेट पर खड़ा हो गया। लिहाजा इस तरह के आगे एक्सप्रेशन जो हम ट्रैप स्टेट के लिए बनाते हैं वो सारे वो वर्ड जनरेट करेंगे जो हमारे पास डीएफए क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। इसको हम कहेंगे कि ये इस एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट है, यानी जो वर्ड्स ये एक्सप्रेशन जनरेट करता है उसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट जो है क्या करता है, ये जनरेट करता है, उसका ऑपोजिट ये करता है। ये क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो ये जो डीएफए है ये इस एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर रहा है और इस एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। यानी सारे वर्ड्स जो ये एक्सप्रेशन जनरेट करता है वो रिजेक्ट होते हैं, और सारे वर्ड्स जो ये एक्सप्रेशन जनरेट करता है वो क्या होते हैं, वो एक्सेप्ट होते हैं। लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। ठीक है, लिहाजा ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट था। इसके अंदर ये हमारे पास हो गया कि कैसे आप लोगों ने एक डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और इन थ्योरम को यूज करते हुए। कुछ और एग्जांपल के साथ आप खुद कर लें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।